जय हिंद होमगार्ड साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आपको होमगार्ड बनाने वाली जो सीरीज चल रही है, आप अगर हमारे साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप ये 60-60 70-70 क्वेश्चंस की सीरीज देखते हुए चल रहे हैं तो मान के चलिए आप लोग 100 क्वेश्चन डेली नए करते हुए चल रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है। सिलेक्शन के लिए अगर आप पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो भूल जाएंगे। जो सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रख रहा हूँ, आपको इसको जरूर वॉच करना है। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर डेली होमगार्ड से रिलेटेड सेशन मिलते हैं और इंडिया लेवल के आज हम लोग 70 क्वेश्चंस देखेंगे इस सेशन में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे साथ न्यू कनेक्ट हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ पर 70 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें और प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे साथ साथ कमेंट बॉक्स में करते हुए चलेंगे। और क्वेश्चन सभी याद करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, बस आपको ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। फिर आपको लास्ट में वीडियो के बारे में फीडबैक करना है कि हाँ ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा कि कजरी लोकगीत का गायन मुख्यतः किस मास में होता है। जो कजरी लोकगीत है ये किस महीने में गाया जाता है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो आपको ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। ये जो कजरी लोकगीत है श्रावण के महीने में गाया जाता है। अभी भी अगर कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो यहाँ पर डिटेल से समझ सकते हैं। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ करना है। कजरी लोकगीत का गायन मुख्यतः श्रावण मास में होता है। यह गीत बरसात, विरह, प्रेम की भावनाओं से जुड़ा होता है और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में गाया जाता है या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको स्विच कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस शहर को उत्तर प्रदेश की छोटी फिल्म सिटी के रूप में जाना जाता है। तो बताओ भैया उस शहर का नाम। सी नोएडा को लॉक कर देना है। उत्तर प्रदेश की छोटी फिल्म सिटी किसे माना जाता है, तो ये नोएडा को माना जाता है। नोएडा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नोएडा को उत्तर प्रदेश की छोटी फिल्म सिटी माना जाता है। यहाँ फिल्म सिटी टीवी सीरियल और मीडिया प्रोडक्शन से जुड़ी हुई कई इकाइयां मिलती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, नाम बताइए। तो आपको नोएडा यानी दैट मीन्स ग्रेटर नोएडा को आपको लॉक कर देना है। ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ किए होंगे कि देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा ग्रेटर नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है पुलिस, आंतरिक सुरक्षा और आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े उच्च स्तरीय प्रशिक्षण व शोध को बढ़ावा देना। इसलिए याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, घरौनी क्या है जिसे उत्तर प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत जारी किया जाता है। तो बताओ भैया घरौनी क्या है। क्या अगर कोई स्टूडेंट जानता है इसके बारे में, घरौनी के बारे में नहीं जानता है तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। घरौनी एक कानूनी दस्तावेज है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। समझ में नहीं आया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि घरौनी उत्तर प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत जारी किया जाने वाला कानूनी स्वामित्व प्रमाण पत्र है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में घर आवास के मालिकाना हक को आधिकारिक मान्यता मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। यह एक कानूनी दस्तावेज है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक जिला एक खेल के तहत शूटिंग के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले का चयन किया गया है, नाम बताइए जिले का। तो बताओ भैया आप लोग किस जिले से इस सेशन को देख रहे हैं और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। दो शब्द आपको फीडबैक के तौर पर बता देना है और अपना नाम जरूर मेंशन करिएगा कि मेरा नाम ये है, मैं इस डिस्ट्रिक्ट से देख रहा हूँ, सेशन कैसा है आपको फीडबैक के तौर पर बताना है। सारी चीज़ें याद हो रही हैं या नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपको याद कर लेना है, एक जिला एक खेल के तहत शूटिंग के लिए यहाँ पर बांदा जिला को चूज किया गया है। बांदा ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का हो जाता है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, एक जिला एक खेल योजना के तहत शूटिंग के लिए उत्तर प्रदेश के बांदे जिले का चयन किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो याद कर लेना।
ऑप्शन नंबर सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया था, इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं बीएचयू, की स्थापना 1916 में की गई थी। सन आपको याद कर लेना, सन 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किस काल में उत्तर प्रदेश में मूर्तिकला के क्षेत्र में मथुरा मूर्तिकला शैली का प्रारंभ हुआ या प्रारंभ हुई? तो आपको याद कर लेना है इसका नाम क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल को लॉक करते हुए डिटेल के साथ यहाँ पर समझ लेना है कि जो कुषाण काल है यानी मथुरा मूर्तिकला शैली का प्रारंभ कुषाण काल में हुआ था। इस शैली में बुद्ध, जैन तीर्थकर और हिंदू देवताओं की प्रतिमाएं विकसित हुई और उत्तर प्रदेश में मूर्तिकला को नई पहचान मिली, इसलिए राइट आंसर आपका कुषाण काल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में कैसी लग रही हैं आप लोग जरूर बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, तांबा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है? नाम बताइए। आप लोगों ने तांबे का नाम सुना होगा, तो बताइए किस जनपद में पाया जाता है। अपने यूपी से जुड़ी हुई बात है तो आपको याद कर लेना, तांबा के लिए उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोगों ने लॉक किया होगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में तांबा यानी कि कॉपर ललितपुर जिले में पाया जाता है। यह खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिलीमेनाइट खनिज मुख्यतः किस जनपद में पाया जाता है? नाम बताइए जनपद का। जनपद का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पर जिले की बात की जा रही, तो आपको सोनभद्र को लॉक कर देना। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सिलीमेनाइट खनिज मुख्यतः पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपके क्वेश्चन का बी बन जाता है बिल्कुल सही। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट नहीं समझ पाए वो देख सकते हैं कि सिलीमेनाइट उत्तर प्रदेश में मुख्यतः सोनभद्र जिले में पाया जाता है। यह उच्च गुणवत्ता वाले रिफैक्टरी सामग्री और उद्योगों में उपयोग किया जाता है, इसलिए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगर आपने सोनभद्र को लॉक किया होगा तो 1 नंबर आपका पक्का बन जाता है। आपको स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलना है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान द्वारा कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं? उनकी संख्या आप सभी से पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आपको याद कर लेना, ये टोटल 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत भारत ने कुल 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही कला के लिए क्या प्रसिद्ध है? नाम बताइए। है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भदोही किसके लिए जाना जाता है? ये आपका चमकीले मिट्टी के बर्तन नहीं, ये आपकी कालीन बुनाई के लिए जाना जाता है। कालीन बुनाई ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। कॉर्पोरेट सिटी के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है। भदोही उत्तर प्रदेश यानी कालीन बुनाई कॉर्पोरेट वेविंग के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत की कालीन राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर विश्व स्तरीय हस्त निर्मित कालीन तैयार की जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को जो भी स्टूडेंट लॉक किया होगा बिल्कुल 1 नंबर आप लोग पा चुके हैं, ये समझ के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आपने राइट आंसर अशोक के साथ किया है बिल्कुल सही, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। अभी स्टूडेंट अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो आपने राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी के साथ कर दिया तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और अशोक वृक्ष का उपयोग पारंपरिक आयुर्वेदिक और छायादार वृक्ष के रूप में जाना जाता है, यह रूप में होता है और यह राज्य के प्रतीक चिन्हों में शामिल है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये प्रैक्टिस सेट में रिपीट हुआ है। कह रहा है, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उस जिले का नाम आप सभी से पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पर इसको बलिया के साथ करेक्ट आंसर कर रहे होंगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो कि जिसमें साइबेरिया और अन्य क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं, ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। बलिया आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बन जाता है। देख सकते हैं सुरहा ताल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है।
यह प्रवासी पक्षियों और जैव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए राइट आंसर आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। क्लास की क्वालिटी कंटेंट जरूर बताना है कैसा लग रहा है आप सभी को। और 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया था, उस वर्ष का नाम आप सभी से पूछा जा रहा है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो 1853 को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1853, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1853 के साथ लॉक किया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन 16 अप्रैल 1853 को कहां से कहां तक किया गया, तो ये मुंबई यानी कि बॉम्बे से ठाणे के बीच किया गया था। यह यात्रा लगभग 34 किलोमीटर लंबी थी और इसे ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू किया गया था, इसलिए राइट आंसर आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 1853, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा, भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है, नाम बताइए। तो ये सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बताओ इसका करेक्ट आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो फटाफट हमें राइट आंसर दीजिए। अगर यहाँ पर आपने भारतीय प्रेस परिषद को लॉक किया होगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप सब देख सकते हैं राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रेस परिषद भारत में प्रिंट मीडिया को नियंत्रित और नियमन करने वाला एक क्या है, संगठन है। यह पत्रकारों और समाचार पत्रों के मानक और नैतिक दिशा निर्देश तय करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, सन आप सभी से पूछा जा रहा है। तो ये सन आपको याद कर लेना 1959 यानी कि 1959 आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट आपसे पूछी जा सकती है तो याद कर लेना कि भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान जिसको बोलते हैं आईआईटी कानपुर की स्थापना 1959 में हुई थी। ये भारत के प्रमुख तकनीकी और इंजीनियरिंग शिक्षा के संस्थानों में से एक है, इसलिए राइट आंसर आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कह रहा, भारत में लिंगानुपात को प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये क्वेश्चन अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक कर देना है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के अनुसार परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए डिटेल से आपको बता दूं, लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो को परिभाषित किया जाता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगर 1000 व्यक्ति हैं तो उन पर कितनी महिलाएं हैं, वो महिलाओं की संख्या डिपेंड करती है लिंगानुपात पर। उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं हैं तो वहां का लिंगानुपात 950 होगा। ये आपको याद कर लेना है, लिंगानुपात ये दर्शाता है। आई होप आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ किया है, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, नाम बताइए अनुसूची का। तो अनुसूची का नाम आपको याद कर लेना है, पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चौथी अनुसूची को लॉक कर देना है। ऐसा चौथी अनुसूची में कहा गया है, देख सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चौथी अनुसूची हो जाती है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन निर्धारित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जा रहा है। आपको क्लास की क्वालिटी कंटेंट बताना है कि आपको ये क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही, एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो सभी लोग एक बार कमेंट में जय हिंद का नारा और आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त किया जाता है, उस प्लेटफॉर्म का नाम बताना है। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर ए लिंक्डइन आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप यहां पर समझ सकते हैं, अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो ऑप्शन नंबर ए लिंक्डइन को आपको लॉक करना है। यह एक पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। यह नौकरी खोजने, पेशेवर संपर्क बनाने और विकास के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है, नाम बताइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। मथुरा भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले हर एक स्टूडेंट का राइट आंसर बनता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जन्म स्थली माना जाता है। यह क्षेत्र ब्रजभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है
ऑर्केस्ट्रा जन्माष्टमी के समय विशेष रूप से धार्मिक आकर्षण का केंद्र बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भगवान कृष्ण आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। पूछा जा रहा है अकबर का मकबरा डैश स्थान पर स्थित है, यानी स्थान आप सभी से पूछा जा रहा है ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद कर लेना अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। यहाँ पर समझ सकते हैं कि राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर डी के साथ चुना है, सिकंदरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा जो कि आगरा में स्थित है, यह मुगल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है और एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सिकंदरा जो कि आगरा में स्थित है बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है, उस लोक नृत्य का नाम आप सभी से पूछा जा रहा है, तो उसका आप लोग नाम याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी हुरक्का बोल आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। हुरक्का बोल उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो मुख्यतः धान और मक्के की खेती के दौरान किसान समुदाय द्वारा किया जाता है। यह नृत्य खेती की खुशी और उत्साह व्यक्त करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, सिंधु विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी, उनका नाम बताइए। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एनी बेसेंट को लॉक कर देना। डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, BHU बोलते हैं। देख लीजिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी, इसलिए डॉक्टर एनी बेसेंट समाज सुधारक और शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय ब्रिटिश महिला थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एनी बेसेंट आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था, तो भारत में साइमन कमीशन की जब भी बात की जाए तो आपको 1928 को लॉक कर देना है। सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर करें हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इस कमीशन की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी ताकि भारत में संविधान सुधारों की समीक्षा की जा सके, लेकिन इसमें भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसीलिए इसके खिलाफ साइमन कमीशन का विरोध हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 1928 आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, अब बताइए, नाम उनका पूछा जा रहा है। तो पहली महिला राज्यपाल की अगर बात किया जाए तो आपको श्रीमती सरोजिनी नायडू को याद कर लेना है। श्रीमती सरोजिनी नायडू ये भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। उन्हें भारत की रात रानी भी कहा जाता था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नदियां और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है, उस नदी का नाम आप सभी से पूछा जा रहा है, तो नदी का नाम आपको याद कर लेना है साथियों। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह जलमार्ग उत्तर पूर्व भारत में माल परिवहन और नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और अब हम लोग स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, नाम बताइए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ऑप्शन नंबर सी 1993 में की गई थी। 1993 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रीय मान जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है NHRC की स्थापना 1993 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा और उल्लंघनों की जांच करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है, यानी कि आपसे तारीख पूछी जा रही है और महीना पूछा जा रहा है, तो बताइए ये कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन सभी देशवासियों में मानवाधिकारों की रक्षा और जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का
बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है 2025 में विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा। अगर ये थीम पूछी जाए तो आपको कुछ नहीं ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए साथ मिलकर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 2025 में विश्व खाद्य दिवस की थीम यही थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर हो जाता है। थीम हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड बेटर फ्यूचर, जिसका अर्थ है बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए साथ मिलकर, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का फाइनल किस देश को हराकर जीता है। नाम बताइए उस देश का। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है। तो यहाँ पर महीना और डेट आपको बताना है। तो ये आपको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर डी ये हर वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व पुस्तक दिवस यानी कि वर्ल्ड डे हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पुस्तकों, पढ़ाई और लेखक के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुल्ल कहा जाता है, तो उसका नाम बताइए। तो कुल्ल भैया किसे कहा जाता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। देखिए हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगभग 400 साल पहले नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली विकसित हुई। कुल्ल कहा जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ों, खेती और जल वितरण के लिए उपयोग की जाती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो जनगणना संगठन के लिए अगर सर्वोच्च पद की बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। जो भी स्टूडेंट हमारे ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, नंबर सी में दिया गया महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। भारत में जनगणना संगठन का सर्वोच्च पद महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का होता है। वे पूरी जनगणना की योजना, संचालन और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर साहित्य कृत्य की बात की जाए तो ये महाकवि कालिदास को याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। सकते हैं कुमार संभवम के महान कवि महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है। यह काव्य भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कथा पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी कार्यालय निम्नलिखित में से लिमिटेड का पंजीकृत किस स्थान पर है। यहाँ पर आपको स्थान याद कर लेना है। ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, इसलिए भुवनेश्वर उड़ीसा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। जो भी स्टूडेंट अपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। यह कंपनी एल्युमिनियम उत्पादन और खनन के क्षेत्र में भारत की प्रमुख सरकारी कंपनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा हाल ही में पारित कृषि अधिनियम के अनुसार सस्य काल के संदर्भ में कृषि समझौते की न्यूनतम अवधि क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। हाल ही में पास हुई किसान समझौता कानून 2020 के अनुसार कृषि समझौते की न्यूनतम अवधि 1
एक सस्यकाल रखी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में पहला भूमि अधिग्रहण कानून वर्ष डैश में किया गया था, यानी सन आपसे पूछा जा रहा है, तो सन आपको याद कर लेना है। ये 1894 में किया गया था। 1894 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। डिटेल में अगर समझना चाहें तो भारत में पहला भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के रूप में 1894 में पारित किया गया था। इस कानून के तहत सरकार किसी भी सार्वजनिक परियोजना के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है देखिए, कह रहा है किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी यानी की नोट कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उनका नाम याद कर लेना है, सर अर्नेस्ट बार्कर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। यहाँ पर अगर आप डिटेल से समझना चाहें तो अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक सर अर्नेस्ट बार्कर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल को इसके मुख्य उद्देश्य और मार्गदर्शक तत्वों के कारण भारतीय संविधान की कुंजी यानी की नोट कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा आयकर की गणना डैश आधार पर की जाती है, नाम बताइए। तो आयकर की जो गणना होती है वो वार्षिक के आधार पर की जाती है। वार्षिक के आधार पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, पहला पड़ाव पहला ही सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आयकर यानी इनकम टैक्स की गणना वार्षिक आधार यानी एनुअल बेसिस पर की जाती है। यह टैक्स एक वित्तीय वर्ष की कुल आय पर लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वार्षिक आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं WHO का मुख्यालय डैश स्थान पर स्थित है, उस स्थान का नाम बताइए। तो उस स्थान का नाम है जिनेवा स्विट्जरलैंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। देख सकते हैं आप लोग डिटेल से कि ऑप्शन नंबर सी जिनेवा स्विट्जरलैंड विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है। संगठन वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों, महामारी नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं के मानक तय करने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को डैश कहा जाता है। तो अगर अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो आपको ऑप्शन नंबर डी शहरीकरण को लॉक कर देना। अनुपातिक वृद्धि को हम लोग बोलते हैं शहरीकरण। शहरीकरण ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि शहरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है। यह अक्सर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और बेहतर जीवन की तलाश के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कह रहा है नगरीकरण में पशु फैक्टर का उदाहरण क्या है। तो नगरीकरण में पशु फैक्टर का अगर उदाहरण पूछा जाए तो आपको क्या याद कर लेना है, यहाँ पर निम्न कृषि उत्पादकता और बेरोजगारी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। बी में बोला जा रहा है निम्न कृषि उत्पादकता और बेरोजगारी, जो कि पशु फैक्टर वह कारण होता है जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण जैसे कि कृषि में कम उत्पादकता, बेरोजगारी, सूखा और गरीबी आदि ये आप उदाहरण के तौर पर याद कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन समिति का प्रमुख कौन होता है, नाम बताइए। तो अगर प्रमुख की बात की जाए तो आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री को लॉक कर सकते हैं, कारण यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग यानी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष के चयन समिति का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट कह रहा भारत और म्यांमार के बीच सीमा पर स्थित पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है, उस पर्वतीय श्रृंखला का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका नाम आपको याद कर लेना, पटाई बूम है। पटाई बूम आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत और म्यांमार की सीमा पर पर्वतीय श्रृंखला पटाई बूम के रूप में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला पूर्वोत्तर भारत के राज्यों जैसे कि नागालैंड और मणिपुर से म्यांमार तक फैली हुई है।
इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा पाक जल संधि का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया था, उनका नाम बताइए। तो पाक जल संधि का नाम जो रखा गया था वो रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है और ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर आप डिटेल से समझ सकते हैं कि पाक जल संधि का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था, जो 1755 से 1763 में मद्रास के गवर्नर थे। यह जल संधि भारत तमिलनाडु के उत्तरी भाग के बीच स्थित है, इसलिए सही उत्तर आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट पाक आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सोशल मीडिया द्वारा सरकार को जोड़ने में नागरिकों की भागीदारी को क्या कहा जाता है, नाम बताइए। तो सोशल मीडिया द्वारा सरकार को जोड़ने में नागरिकों की भागीदारी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ई पार्टिसिपेशन। इसको बोलते हैं ई पार्टिसिपेशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। आप ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं ई पार्टिसिपेशन का मतलब है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक सरकार के निर्णय, योजनाओं और सेवाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उदाहरण जैसे ऑनलाइन मतदान का सुझाव देना, सरकारी योजनाओं पर फीडबैक देना, सोशल मीडिया के जरिए नीति निर्माण में राय देना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन डिजिटल फुटप्रिंट क्या है। तो डिजिटल फुटप्रिंट की अगर बात किया जाए तो ये एक ऑनलाइन गतिविधियों द्वारा छोड़े गए डेटा और टूल्स का सेट है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। फुटप्रिंट का मतलब आपकी ऑनलाइन गतिविधियों से इंटरनेट पर छोड़ी गई सभी जानकारी, टैक्स और डेटा का कुल सेट है। उदाहरण जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट, वेबसाइट विजिट इतिहास और ऑनलाइन खरीदारी, ईमेल या मैसेजिंग गतिविधियां, ये आपकी ऑनलाइन गतिविधियों द्वारा छोड़े गए डेटा और ट्रेल्स का सेट होता है। इसको बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर था। आपसे पूछा जा रहा है यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। यहाँ पर आपने अगर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ किया है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। आप यूं समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में विशेष सुरक्षा कार्यों को संभालना, जैसे सरकारी भवनों और उच्च पदस्थ अधिकारियों की सुरक्षा, आतंकवाद और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ सुरक्षा कार्य, वीआईपी सुरक्षा ऑपरेशन और अन्य विशेष, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अपना उत्तर प्रदेश के साथ लॉक कर देना है। ये आप डिटेल से समझ सकते हैं कि मित्र मोबाइल एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है। यह एक सिंगल व्यू विंडो प्लेटफॉर्म है जिसमें उद्यमी और निवेशक सरकारी अनुमतियां यानी एनओसी और क्लियरेंस ऑनलाइन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है, बताइए। बंदी के नाम से, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। डिटेल से समझ सकते हैं नोटबंदी यानी कि डिमोनेटाइजेशन। विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें केंद्र सरकार पुरानी मुद्रा नोटों को अवैध घोषित कर देती है, उन्हें बैंक में जमा करने या नए नोटों से बदलने का निर्देश देती है। आम बोलचाल में इसे नोटबंदी कहा जाता है। इसलिए जब भी आपको विमुद्रीकरण दिखे तो नोटबंदी आपके माइंड में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवध या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज टफ है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो याद कर लेना। उसको धृति बोलते हैं, धृति ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अभी भी समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को धृत कहा जाता है। यह भूमि किसान या पट्टेदार द्वारा नियंत्रित होती है और इसके तहत कृषि या अन्य निर्धारित कार्य किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है, नाम बताइए। तो राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन भारत के निर्वाचन आयोग करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए भारत निर्वाचन आयोग करेक्ट आंसर हो जाता है। देख सकते हैं कि भारत में विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव का संचालन भारत निर्वाचन आयोग करता है।
राज्य निर्वाचन आयोग केवल स्थानीय निकाय चुनाव जैसे पंचायत और नगर पालिका का संचालन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भारत निर्वाचन आयोग बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? उस अनुच्छेद का नाम याद कर लेना, अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, दोस्ताना संबंध बनाने और अन्य देशों के साथ सहयोग स्थापित करने का निर्देश देता है। इसमें मुख्य बिंदु याद करने योग्य देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना, संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भागीदारी, युद्ध से बचाव और वैश्विक संघर्षों के निवारण में योजना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 51 आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, युद्धावास मालाबार एक वास्तविक नौसेना अभ्यास है जो 1992 में भारत और डैश के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में आरंभ हुआ था, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है यूएस ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट आप लोग बोल सकते हो। एक्सरसाइज मालाबार एक वास्तविक नौसेना अभ्यास है जो 1992 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। बाद में इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुए और मल्टीनेशन अभ्यास बन गया, इसलिए इसका उद्देश्य याद कर लेना समुद्री सुरक्षा, सहयोग और नौसैनिक युद्ध कौशल का अभ्यास, इसलिए राइट आंसर यूएस आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। कह रहा टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है, नाम बताइए। तो टका की बात की जाए तो ये बांग्लादेश की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। टका आपने राइट किया है, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा है। 1 टका बराबर 100 पैसे के होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है, नाम बताइए। तो कच्छ बंदरगाह की जब भी बात किया जाए तो ये कांडला बंदरगाह यानी दीनदयाल बंदरगाह याद कर लेना, यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। देखिए, कांडला बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है और यह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। इसे पहले कांडला पोर्ट कहा जाता था, बाद में के नाम से जाना गया। यह गुजरात के व्यापार और आयात निर्यात गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कांडला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सरकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना को पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है, नाम बताइए। तो उसका नाम है आपका राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है किस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया है, नाम बताइए उस समिति का। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना BN श्रीकृष्ण समिति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। BN श्रीकृष्ण समिति का गठन भारत में डेटा सुरक्षा और निजता से जुड़े मुद्दों पर सिफारिशें देने के लिए किया गया था। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे चलकर डाटा संरक्षण कानून का मसौदा तैयार हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी VN श्रीकृष्ण समिति आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, सिंधु जल संधि भारत को डैश और डैश नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है, नाम बताइए। तो सिंधु जल संधि आपको बता देना रावी, ब्यास और सतलज, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज के जल नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब मुख्यतः पाकिस्तान के लिए निर्धारित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है। तो बताओ भैया किस संवैधानिक संशोधन ने ऐसा किया है, तो आपको याद कर लेना है। ऐसा 86वां संशोधन के अकॉर्डिंग हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 86वां संशोधन बिल्कुल सही है। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत अवध से परे भ्रमण पोषण का अधिकार प्राप्त है, इसे डैश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, नाम बताइए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। तो अगर खुदाई खिदमतगार की बात की जाए तो यहाँ पर आपको खान अब्दुल गफ्फार खान को याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का
सही आंसर बन जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। उन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी इनको फिनिश कर लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको चिल्का झील याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, नाम बताइए। श्वेत प्रकाश ये आपका 7 रंगों का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखिए श्वेत प्रकाश कुल 7 रंगों से मिलकर बना होता है, बैगनी, जामुनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नाम बताइए। तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 1946 में गठित भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। बाद में वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने, इसलिए ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी थी। तो जनहित याचिका की जब भी बात की जाए तो आपको न्यायिक संक्रेता याद कर लेना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखिएगा कि भारत में जनहित याचिका की अवधारणा न्यायिक संक्रेता के कारण विकसित हुई। ये 1970 से 80 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी विशेषकर न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर ने सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए PIL को बढ़ावा दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपकी क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है, नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना, ये यहाँ पर धारा यानी सेक्शन 67 के अंतर्गत आता है। सेक्शन 67 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी IT एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री का निर्माण, प्रकाशन या प्रसारण अवैध और दंडनीय है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन अश्लीलता को रोकना और इंटरनेट पर नैतिकता बनाए रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपकी क्वेश्चन का बन जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर देता हूँ। 70 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। कह रहा पंपास डैश में समशीतोष्ण घास के मैदान है। यहाँ पर आपको इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर होती है एंड। आई रियली होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।